अपनी आवाज के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बल्कि बरसने से उगते हैं। इस तरह तो एहतजाज तो मौजूद माशरे में तो नहीं होता है ना। इस साल सवा साल में श्रीलंकन टीम ने काफी इम्प्रूव किया है। जितने कंपोनेंट्स हम वहाँ से सीख के आए तो लड़कियाँ उसके लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि समुद्र में पानी का जाना ज़िया है, ज़िया नहीं है। जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले, उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और नाज़रीन मैं आपका मेज़बान फ़हीम खान। सबसे पहले तो आपको आज जुम्मतुल मुबारक के दिन पर जो है जुम्मे की मुबारकबाद देते हैं और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि पूरे हफ्ते में जो भी सूरत हाल रही है, खा वो सियासी हो, माशी हो या फिर किसी किस्म की टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, उस पर गुफ्तगू तमाम करेंगे आज। और आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसका आगाज़ अफशीन आप कीजिए आज। जी, आज सबसे पहले मौलाना रूमी का कॉल शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बल्कि बरसने से उगते हैं। तो कोशिश करें कि लोगों को कायल करने के लिए दलाइल भी साथ रखें, क्योंकि ख्याल जितना हकीकत से करीब होता है उतना ही वो कीमती और बुलंद होता है। वाह जी, क्या बात है। तो आप ऐसा ही करती हैं? जी, मैं कोशिश चीखने चिल्लाने के अलावा आप दलाइल देना पसंद करते हैं? बिल्कुल, मेरी यही कोशिश। अच्छा, हम जितने भी मर्द हजरात हैं और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं वो ये बता दें कि जी ना हम चीखते चिल्लाते ना दलाइल देते हैं। हमारे पास इसका एक फार्मूला है, सॉरी। हम घर जाके सॉरी कह देते हैं, क्योंकि एट दी एंड जितने भी दलाइल दे दें हमने आखिर में माजरती करनी है। ये एक बड़ी खबर थी, लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे मजीद बड़ी खबर। एक दिन दो एहतजाज, जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों सड़कों पर। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी, ओपोजिशन एहतजाज को बज़िद। हुकूमत इजाजत देने को तैयार नहीं, क्या सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकती है? और एशिया कप में वुमेन इन ग्रीन का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल में कौमी वुमेन्स टीम आज श्रीलंका से टकराएगी। जीत गई तो फाइनल में मुमकिना तौर पर भारत से टकराएगी। शायकीन रिवायती हरीफों के बड़े मार्के के लिए पुरुमीद हैं। जिस रफ्तार से जंगलात खत्म हो रहे हैं उससे 3 गुना रफ्तार से मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव्स को बचाना और माहौल के लिए इसके किरदार से मुतालिक दुनिया को बताना ज़रूरी है। मैंग्रोव्स के आलमी दिन पर आगाही फैलाने की कोशिश करेंगे। और सिंध की तारीख में पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज में खवातीन रेस्क्यू वर्कर्स की शमूलियत। 72 खवातीन का पहला दस्ता ट्रेनिंग के बाद आवाम की खिदमत के लिए पेश। सिंध में रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनने वाली खवातीन रेस्क्यू वर्कर्स से आज आपकी मुलाकात भी होगी। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। मुल्क में एक बार फिर सियासी तनाव है। गो के इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा गंभीर नहीं, लेकिन अब एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख होना शुरू हुआ है। एक तरफ मुल्क भर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एहतजाज की कॉल दी है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनकी वजह से इस वक्त वफाकी काबीना कुछ बड़े फैसले करने से कासिर दिखाई दे रही है। सूरत हाल ये है कि आज से जमात इस्लामी इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, बल्कि एहतजाज क्या, जमात इस्लामी बाकायदा धरना देने जा रही है। और मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। जब तक अवामी रिलीफ के लिए कुछ बातें मंजूर नहीं करवा लेते, इस्लामाबाद से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमती सेटअप में ये पहला बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM ने भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल से दी हैं और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात होगी। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ओपोजिशन एहतजाज को बज़िद है, हुकूमत इजाज़त देने को तैयार नहीं है। और इस सूरत हाल में ये क्या सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकती है, आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है काफ़ी गंभीर हो गई है और सियासी तनाव भी बढ़ गया है और अब एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख होना शुरू हो गया है। एक तरफ मुल्क में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों जी हमारे पास पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान के ताजर हैं,
सियासी हालात पर बाद में गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि ताजरों को कैसे राजी करेंगे आप। बिजली की कीमतों और दीगर मसाइल पर ताजरों का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, दूसरा ग्रुप हड़ताल की धमकियां दे रहा है, छोटे ताजरों ने काम बंद कर दिए हैं। ओवरऑल सूरत हाल कैसे संभालेगी नून लीग? बहुत शुक्रिया। देखिए, आप पिछले वजीर खजाना का देख लें, जो आदाद शुमार एक रफ आपको मैं बता रहा हूँ कि 33 लाख दुकानों में सिर्फ 3 लाख जो दुकान है वो टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आप बिजली भी चोरी के इस्तेमाल करें, टैक्स भी न दें, सामान भी आप अफगानिस्तान के जरिए मंगाए, तो फिर ये सब कुछ तो नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं, अगर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा आप देख ले, वहाँ 48% टैक्स देते हैं, यानी रुपए में 8 आने वो टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ रुपए में था, रुपए में तो 1 टका भी टैक्स नहीं देते हैं। और फिर अभी जो दुकानों के ऊपर लगाए कि 100 रुपए से लेके 10,000 तक जो है ना वो टैक्स होगा फिक्स। अब आप मुझे बताओ, यकीनन जो छोटा दुकानदार है, 100 रुपए की क्या औकात है एक महीने के लिए? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कारोबारी लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क चलता है टैक्स से। मुल्क IMF के, वर्ल्ड बैंक के, इनके कर्जों से नहीं चला जाता है। आप दुनिया की तारीख देख रहे, लेकिन क्या बात है कि हम जो ना तो हम टैक्स देते हैं, ना हम टैक्स के जरिए सामान मंगाते हैं, यानी वही हुंडी, वही चोरी के जरिए, वही अफगानिस्तान के रास्ते हम सामान मंगाते हैं। आप देख रहे हैं बॉर्डर की सूरत हाल, आप अगर पेट्रोल देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं कि वो कितने के डब्बे आ रहे हैं। आप अगर बॉर्डर देख ले, वहाँ सामान जो आ रहा है, वहाँ मतलब बॉर्डर पे तो आपने पुलिस वाला खड़ा कर दिया है या कस्टम वाला खड़ा कर दिया, वो भी पैसे लेते हैं। उसके बाद जो शहर भर की जो मार्केटों में सामान है उसको कौन चेक करेगा? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? तो दुकानदारों को और कारोबारी लोगों को भी देखना चाहिए। हाँ, यकीनन इनका मुतालबा ये है कि हमें सस्ती बिजली दे दे, हमें सस्ता गैस दे। तो भाई ये सब कुछ उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप टैक्स देंगे। आप एक तरफ टैक्स नहीं देंगे। आपको पता है अभी के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत ने बजट में 2.25 खरब यानी 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है। यानी वो जो लोगों के खून चूस रहे वो एक अलग है। 2.25 खरब रुपए गवर्नमेंट ने दिए कि चलो बाबा तो ये लो अपना के इलेक्ट्रिक चलाओ। और उसके बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड शेडिंग, मेरे हाल के बल्दिया टाउन एरिया 242 में 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग की टाइमिंग भी क्या है? दिन भर तो हो रही है, रात 2 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक। अब आप मुझे बताओ, गरीब इलाका है, मजदूर तबका इलाका है, वो अगर रात में सोएंगे नहीं बेचारे तो सुबह कैसे काम पे जाएंगे? बच्चे रात को सोएंगे नहीं तो स्कूल सुबह कैसे जाएंगे? ये तो हाल है इनका। जी, तो सर आप क्या समझते हैं, जिस तरह हुकूमत धरने के मुजाहिरीन से निमट रही है, क्या ये तरीका दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आइन के फंडामेंटल राइट्स है 8 से 28 से कोई भी पाकिस्तानी गूगल में, उर्दू में, इंग्लिश में हर तरह से चेक कर सकते हैं कि इजलास का, जलसे जुलूस का, इन सब आज़ादी है। मगर माजी में हमने देखा जिस आज़ादी को अगर आप 9 मई का देख लें कि 9 मई का जिस तरह एहतजाज दिया गया है, या फिर अभी बनू का एहतजाज आप देख लें, तो इस तरह तो एहतजाज तो मुअज़्ज़ब माशरे में तो नहीं होता है ना। आप एहतजाज जरूर करें। अगर आप यूरोप का देख ले, आपने भी देखा होगा, आप गए भी होंगे, आप यूरोप में एक ट्रैक पे अगर एहतजाज हो रहा है दूसरा ट्रैक खाली है। हमारे यहाँ तो अगर 20 आदमी है तो दोनों ट्रैक बंद कर लेते हैं, गाड़ी आर पार खड़ी कर देते हैं ताकि कोई, तो ये तरीका तो नहीं होता है। यकीनन हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए, लेकिन इजाजत के साथ साथ जो है ना, यहाँ पे मैं एक चीज ये कहूंगा कि अब वो जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने इजाजत दी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कुछ हुआ, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, तो सबकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर होगी। क्योंकि हुकूमत अगर पाबंदी लगाती है तो इस वजह से ताकि वो तोड़ फोड़ और जिस तरह 9 मई को वो इस तरह नहीं हो। और बीच में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं नहीं जी आप जलसा करने दे, तो मैं फिर पूरा कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होगी। अच्छा, आप लोग इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी से क्या हुकूमत कोई मशवरे नहीं ले रही? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। आप बजट का देख लें कि बजट में हमसे मुशावरत नहीं की गई है। फिर उसके बाद जाके PTI के ऊपर पाबंदी या आर्टिकल 6 लगाने की हमसे बिल्कुल मशावरत नहीं की गई। हुकूमत पहले काम करती है और उसके बाद जाके कुछ झूठे वजीरों के जरिए बयान दिला देते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। तो ऐसा कोई ऑन बोर्ड नहीं है। और आपने माजी की मीटिंग और ये सारी चीजें देखी भी होंगी कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हमने मजबूरी में नून लीग का साथ दिया है, नहीं तो हमारा दिल आज भी नहीं चाह रहा है कि हम उसका साथ दे दें। हमने PTI को जो सबसे बड़ी पार्टी थी, चाहे आजाद की हैसियत से, उसको हमने ऑफर की है, उन्हें ऑफर ठुकरा दिया है।
हम खुद अकेले में वफाकी हुकूमत बना नहीं सकते थे, लिहाजा हमारी मजबूरी है। लेकिन मजबूरी ऐसे भी नहीं है कि हम इनके सारे काले सफेद के जो है ना साथ देंगे। अच्छे काम करेंगे तो हम साथ देंगे, गलत काम करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो है ना अपना कंधा जो है ना उठा के धड़ाम से जो मुंह के बल गिरेंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल सही बात की आपने। सर, इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ भी मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रही है, ऐसा हो जाता है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? ये बिल्कुल ड्रामाबाजी है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का। ये कोई MNA बना है, कोई MPA बना है, कोई तर्जमान बना है। ये चाहते नहीं है कि इमरान खान साहब जो है ना वो जेल से बाहर आ जाए। मैं वकील आपको मैं बता दूं, कानून इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का कानून ये है कि जो मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा वो 1 हफ्ते के अंदर उसका डिस्पोजल होगा, यानी या सजा या बरी। अभी 1.25 साल हो गए, ये अभी पीछी खेल रहे। आप क्यों दरखास्त नहीं देते हैं? जैसा आपने इद्दत वाले केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी है कि जज साहब फैसला कर ले 15 दिन के अंदर, तो वो फिर आपने ऑर्डर दिला दी है। फिर 9 मई के जो केसेस है, जो 1.25 साल से लोग जेल में बंद है, मैं नहीं कहता हूँ सारे बेगुनाह गुनहगार है, बेगुनाह भी होंगे, लेकिन जो गुनहगार है उनको तो सजा मिले, मगर जो बेगुनाह है वो क्यों पड़े हुए 1.25 साल से जेल में? मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी जो नायल क़यादत है मौजूदा, आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेर अफजल मरवत की बातें सुन ले, उनकी दूसरे वो शंदाना गुलजार साहबा की बातें सुन ले, अफरीदी साहब की बातें सुन ले, वो सब यही कहते हैं। सवाल ये है कि आप, मैं एक वकील के हिस्से से कहता हूँ कि अगर चालान 14 दिन के अंदर नहीं आता है तो 173 CRPC की दरखास्त दी जाती है, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट हुक्म करता है, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना अर्जेंट हेयरिंग की दरखास्त नहीं दे रहे हो। 1 हफ्ते का टोटल उसका टाइम है, यानी पूरा केस 1 हफ्ते में। आप देख रहे हैं बरतानिया में जो पिछले सालों में जलाओ गिरा का वाकया हुआ, 48 घंटे में मुलजिमान गिरफ्तार भी हो गए थे, तफ्तीश भी हो गया और सजाएं भी हो गई या बरी भी हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमारे यहाँ भी ये कानून मौजूद है। तो जब कानून मौजूद है तो ये वकील सारे दिन टॉक शो में क्या कर रहे हैं? जाए अदालतों में केस लड़े, और इनको तो कोई जानता नहीं था पहले, और अब जाके हर आदमी लीडर बना हुआ है, हर आदमी हीरो बना हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ इमरान खान साहब को इन टॉक शो में, इन एहतजाजों में, अब देख रहे भूख हड़ताल की एक निराला, दोपहर का खाना खा लो, नमाज पढ़ो, 3 बजे बैठ जाओ, शाम को हाई टी से पहले जो है उसको खत्म किया जाए, और वो भी नेशनल असेंबली के एयर कंडीशन लॉबी में। अब मुझे बताओ, ये मजाक नहीं है? ये कारकुनों के साथ मजाक नहीं करें ये अपनी, और फिर उसी 2-3 घंटे में जो बैठे में एयर कंडीशन में, वो भी सेल्फी बन रही है, वो भी टिकटॉक बन रहा है, वो भी मीडिया से टॉक हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इस्लामाबाद का अपने नेशनल असेंबली का लॉबी देखा होगा, वो फुली एयर कंडीशन है। जब एयर कंडीशन है उसमें आप 3 घंटे में बैठेंगे खाना वाना खा के, नमाज वमाज पढ़ के, तो ये कौन सा भूख हड़ताल हो? ये भूख हड़ताल है तो जाके आप बैठ जाए और बोले कुछ नहीं खाना है और मीडिया के सामने भूख हड़ताल कर ले। बिल्कुल। अच्छा, आज काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी लगने का फैसला होने वाला है, तो आपकी पार्टी किस तरफ खड़ी होगी? क्या PTI के आप लोग हिमायत में खड़े होंगे या फिर आप नून लीग के साथ होंगे? ये तो मफरूजे के ऊपर आप सवाल कर रहे हो। अभी तो होने तो दो काबीना, क्योंकि काबीना में हमारा कोई वजीर नहीं है। फैसला करेंगे तो मुस्लिम लीग नून करेगी, या उसके साथ काफ लीग का एक वजीर, या MQM का एक वजीर, और उसके साथ मशावरत करेगी। पार्टी ने हमारा पहले ही वाज़ेह कर दिए कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में तय करेंगे कि आया PTI के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं। मैं एक कानून के तालिब इल्म से आपको बता दूं, अगर 9 मई के मुकदमात ये 1.25 साल में साबित नहीं कर पा रहे, इन मुलजिमान को सजा नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ कानून ये है कि काबीना अगर मंजूरी देगा तो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये भेजेंगे रेफरेंस, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। जब आप एक मजिस्ट्रेट के सामने साबित नहीं कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे साबित करेंगे? और दूसरा, मैं मेरी जाती राय है, पार्टी की जो राय हो तो सामने आ जाएगा। मेरी जाती राय, किसी पार्टी पे आप पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मेरे नाम पे, फॉर एग्जाम्पल कादर खान मंदोखिल पे, कादर पे पाबंदी लगा लेंगे तो लोग मंदोखिल के नाम से पुकारेंगे। आप मंदोखिल पे पाबंदी लगा लेंगे तो खान के नाम पे पुकारेंगे, खान पे पाबंदी लगाएंगे तो कादर के नाम पे पाबंदी लगाएंगे। ये माजी में तजर्बा हो चुका है जो नाकाम हुआ। खुद PTI ने TLP के ऊपर पाबंदी लगाई, फिर क्या हुआ? माजी में ANP के ऊपर पाबंदी ले तो क्या हुआ? माजी में जो है ना वो सुन्नी तेरे को दूसरी सियासी मजहबी पार्टियों में पाबंदी लगाए तो क्या हुआ? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें सियासत में, सियासी मैदान में सियासी मुखालिफ के साथ जो है ना वो मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल, ओपोजिशन पार्टी को भी खुलकर खेलने का मौका देना चाहिए। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और ओपोजिशन को भी खुलकर खेलने का मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंदोखिल हमारे साथ थे और उन्होंने पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू की। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। तो पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स ने अचानक अपनी परफॉर्मेंस में नुमायां तब्दीलियां की हैं। ना सिर्फ ही कि कौमी विमेन क्रिकेट टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई, बल्कि विमेन एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम करते हुए एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने की टीम का एहसास अपने नाम कर लिया। आपको यहाँ पर बताते चलें कि इससे पहले 8 बार मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान टीम की ये मजमूई दूसरी 10 विकेट की फतह है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ गुल फेरोज़ और मुनीबा अली T20 इंटरनेशनल्स में 2 सेंचुरी शराकत करने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी बन गई है। तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं लीना मोइन अजीज़, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू लीना आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आप क्या कहना चाहेंगी इसके हवाले से कि हमारी जो कौमी विमेन क्रिकेट टीम है सेमीफाइनल तक ये पहुँच गई है, और सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं क्या, और श्रीलंकन टीम जो टफ टाइम देगी? देखिए अब जब जैसे ये पहुंची, पहला मैच तो आपको पता है इंडिया से हार गई, उसके बाद 2 इनको आसान मैच मिले, इन्होंने अच्छी तरह मैच जीते और एक मोमेंटम ज़रूर हासिल कर लिया यहाँ सेमीफाइनल में पहुंचने का। लेकिन अब सेमीफाइनल एक डिफरेंट स्टेज होती है, एक डिफरेंट बॉल गेम होती है, अपना प्रेशर होता है। ये जो डिसाइडर्स होते हैं या डू एंड डाई मैचेस होते हैं, इनका अपना प्रेशर होता है। और श्रीलंका के साथ इन्होंने सवा साल पहले सीरीज खेली थी, मैं उसकी कॉमेंट्री कर रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पाकिस्तान टीम ने जीती भी थी। लेकिन इस असना में इस सवा साल में श्रीलंकन टीम ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, मैंने देखा है। उनकी जो कप्तान है इंस्पिरेशनल हैं, अटापट्टू जो हैं, और जब वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो सारी टीम उनके अराउंड रैली कर लेती है। तो मैच पाकिस्तान की आसान नहीं होगा। वंस अगेन हैविंग सेड दैट, वो सेमीफाइनल है, डू और डाई मैच होता है, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। तो परफॉर्मेंस इनको जाहिर है जो अब तक हुई है उसको अप करनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस, और अपनी नर्व्स को भी हैंडल सेमीफाइनल के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और प्रेशर मोमेंट्स को बहुत अच्छा हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स अचानक अपनी परफॉर्मेंस में नुमायां तब्दीलियां की हैं। UAE को हराकर एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम का एजाज़ मिल गया है। इस कामयाबी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं आपको रियलिस्टिक बात करूंगी, UAE को इतनी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, कामयाबी बड़ी अच्छी है, 10 विकेट से हराया, लेकिन अब जैसे आगे मैच आ रहा है ये सेमीफाइनल, इसको अब वो जो किया उसको भूल जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसकी जो एक मोमेंटम है उसको जरूर कैरी करें। विन इज अ विन, मैं हमेशा कहती हूँ विन इज अ विन एंड इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। वो जो कॉन्फिडेंस है फहीम और अफशीन, उसको इनको आगे लेके जाना पड़ेगा आज शाम को, ताकि ये फाइनल में जा सकें। और लेकिन आसान नहीं होगा। श्रीलंकन टीम भी एक अच्छी बड़ी टीम है, खासकर अगर एशिया के लिहाज से बात की जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी काफ़ी प्लेयर्स, डिसिल्वा है, विक्रमसिंघे है, अटापट्टू है, संजीवनी है, काफ़ी अच्छी प्लेयर्स हैं उनकी। और ये उनका जो ग्रुप है श्रीलंका का काफ़ी दिनों से इकट्ठा खेल रहा है। सो देर आर गुड टीम, it wouldn't be easy. Pakistan will have to bat well, have to get those 150 runs, will have to feel well. हमारे स्पिनर्स वगैरह तो अच्छी हैं, उमायमा है, सिद्रा अमीन वगैरह, ये सारी हैं हमारे पास, सिद्रा इकबाल, सॉरी। तो वो ये हमें उनके स्पिनर्स, तो हमारी स्पिनिंग जो है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, फास्ट बॉलर्स भी बुरी नहीं है, फातिमा सना है, लेकिन हमारी जो बैटर्स हैं ना, उनको सारा काम ऊपर, ये T20 इज मोस्टली अबाउट बैटर्स। तो जो ऊपर के हमारी बैटर्स हैं, मुनीबा है, ये वो गुल फेरोज़ है जिन्होंने उस दिन 50 बनाई थी, फिर निदा डार खुद है, आलिया रियाज है, बीच में सिद्रा अमीन है, क्रिटिकल बैटर है सिद्रा अमीन, उनको वो रोल प्ले करना पड़ेगा जो बिस्मा करती हैं। लेकिन हमें 150 रन अगर हम पहले खेलें तो 150 रन बनाने चाहिए, और अगर वो पहले खेले तो जितना कम से कम आउट कर सके करें। चेजिंग प्रेशर इन अ सेमीफाइनल इज नेवर इजी। तो अगर टॉस जीते तो मेरे हिसाब से तो इनको पहले बैट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कम से कम 150 का स्कोर ज़रूरी है। अब हमारी जो प्लेयर्स हैं, 2 गुल फेरोज़ा और मुनीबा अली ने T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरी शराकत करने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी बनने का एजाज़ हासिल किया है। इनकी कारकर्दगी को कैसा देखती हैं? ये दोनों सेमीफाइनल के लिए कितनी अच्छी हैं?
देखिए मुनीबा जो है वो लेफ्ट हैंडर है, काफ़ी अरसे से खेल रही हैं, अच्छी यंग प्लेयर है, कीपिंग भी कर लेती हैं, एग्रेसिव है, उनके पास अच्छे ऑफसाइड के शॉट्स हैं, और गुलफुरेजा भी अच्छी प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, तो जाहिर है ऊपर से अच्छा स्टार्ट तो देना ही पड़ेगा। कोई भी आपको अच्छा स्कोर करना हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे और T20, तो आपके ओपनर्स या टॉप 3 आपको अच्छा स्कोर देते हैं, जिसमें सिद्रा अमीन भी आ जाती हैं टॉप 3 में, तो वो फिर आपकी बारी अच्छी चलती है। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि क्रिटिकल बैटर्स होंगे जो आपकी निदा, फातिमा सना और आलिया रियाज, ये आपकी पावर हिटिंग करनी पड़ेगी इनको, और आपका स्कोर 150-60 तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्टार्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स मैंने आपको मिडिल ऑर्डर की बताई, निदा कप्तान है जो, और फातिमा सना और आलिया रियाज, ये बड़ी क्रिटिकल होंगी। इनको 140-150 के स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा और बड़ी जाना पड़ेगा बहादुर होके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लीना, आपने हमें क्रिकेट एक्सपर्ट होने की राय से आगाह किया और आपने बताया कि आपकी टीम कितनी ज़्यादा अच्छी और पुरजोश है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। जापान हो या चाइना, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जो ओलंपिक्स और नेशनल गेम्स में काफ़ी मकबूल है, मगर आज भी इस खेल के खिलाड़ी हुकूमत की तरफ से अपनी नज़रें मरकूज़ रखे हुए हैं कि उन्हें भी क्रिकेट समेत दीगर खेलों की तरह सपोर्ट मिले, उन्हें भी हुकूमती वज़ाइफ और दीगर लवाज़मात मिलें ताकि वो भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। टेबल टेनिस खेल के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरहम बिन फराज, जिन्होंने शारजा में होने वाली TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरहम बिन फ़ारूक, पाकिस्तानी लिटिल टेनिस स्टार, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि खेल के मैदान में जब भी पाक भारत टाकरा होता है तो शायकीन की दिलचस्पी बढ़ जाती है। आपने भी इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जो भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, क्या जज्बात थे इस जीत पर आपके? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस जीत पे मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि सिर्फ मेरी जीत नहीं, तमाम पाकिस्तानियों की जीत है। और इस जीत की खुशी के मौके पर मैं सजाद के असगर अजीम और व्हील चेयर क्रिकेट की रुखसाना राजपूत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मौके पर सपोर्ट किया जिस वक्त कोई नहीं मुझे जानता था। बाकी जी बिल्कुल, पाक भारत एक ऐसा मुकाबला होता है जिस वक्त हर किसी को जो है शौक होता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच है, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये ऐसा फाइनल होगा कि इतना ज़्यादा मुझे हाइप क्रिएट हो पाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैच अपने मुल्क के लिए जीता और बिल्कुल जो है नर्वी मैच था जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी लिटिल टेबल टेनिस स्टार भी कहा जाता है, तो अब तक कौन कौन सी कैटेगरी में इंटरनेशनली आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मैंने WTT यूथ कॉन्टेंडर सुलेमान में इराक खेल चुका हूँ, रिसेंटली अभी शारजा वाला टूर्नामेंट खेला हुआ है, और बाकी काफ़ी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ पर भी अपने कारनामे सर अंजाम दिए और टेबल टेनिस की जो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उसमें आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आप मज़ीद बताएं इस हवाले से कि आपके और आगे क्या एम्स हैं, जो आपकी मज़ीद अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, उसमें आपके क्या आपके एम्स हैं? जी बिल्कुल, अभी तो मैं काफ़ी जूनियर प्लेयर हूँ, अभी मैं सिर्फ 40 की कोशिश यही है कि पाकिस्तान लेवल पे और प्रोविंस लेवल पे जितने भी जूनियर लेवल के टूर्नामेंट हैं वो सारे जीतूं और कम से कम ओवर में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि आपकी क्या एजुकेशन है, आप ये बताएं कि आप मज़ीद आगे क्या करना चाहते हैं? जी मैं 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो फोकस यही है कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स को बिल्कुल बैलेंस लेके चलता रहूँ। अभी तक तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है और आगे भी कोशिश यही रहेगी, लेकिन जितना हम लोग अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं वीकडेज में और वीकेंड्स पे जब हमारी प्रैक्टिस करने का मौका आता है तो हमें उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है कि हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ ही नहीं मौजूद हैं कि हम उस लेवल की प्रैक्टिस कर पाएँ और उसके बाद ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि टेबल टेनिस को यतीम ना होने दें और इस स्पोर्ट्स को जो आगे से ज़्यादा लेकर आएँ और ग्रास रूट लेवल पे काम करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि घर में आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ में टेबल टेनिस भी खेलना है, तो घर में कौन सपोर्ट करता है? जी मेरे फादर जो है खुद एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है, फारूक कमाल, उन्होंने मुझे स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है कि मैं आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ।
माशाल्लाह, तो आपको घर से सपोर्ट और फादर भी आपके टेबल टेनिस स्टार हैं। तो अब ये बताएं कि आगे अब आपने क्या इस खेल को लेके चलना है, क्या इसमें आपने मज़ीद अचीवमेंट्स करनी है? देखिए, वैसे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाएँ, लेकिन इन फैसिलिटीज़ के बावजूद हम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ला रहे हैं। डेफिनेटली अभी जो ओलंपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि 24 करोड़ की आबादी से इतने कम एथलीट्स जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगले ओलंपिक्स में आगे आने वाले जितनी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने जिनमें ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए, लेकिन हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ ही नहीं मौजूद है। बिल्कुल, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद हैं और हुकूमत से इनकी यही कि फैसिलिटेट किया जाए। टेबल टेनिस स्टार्स के लिए भी उतने ही लेवल पे काम करना चाहिए जितना क्रिकेट के लेवल पे होता है। तो अरहम बिन फ़ुर्रख, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहेंगे। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छी कौमें और अच्छे किरदार के हामी इंसान ज़मीन पर मौजूद कुदरती वसाइल की हमेशा हिफाजत करते हैं। और आपको बताएं कि आज जो है हमारे साथ फायर फाइटर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, साइंस या मैकेनिकल फील्ड्स में तरक्की हो या ना हो, मगर हमारे यहाँ हादसात से निपटने के लिए रेस्क्यू का काम ज़ोरों शोर से तरक्की कर रहा है। कई दहाइयों पर पहले एडी साहब ने एक मिशन शुरू किया था जो अब मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों, सरकारी, नीम सरकारी तंजीमों की शमूलियत से बाकायदा एक प्रोफेशनल बन गया है और अब ख़वातीन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 का नाम तो आपने सुना होगा, रेस्क्यू 1122 में बेहतर ख़वातीन को शामिल किया गया है। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज ये रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है। रेहाना यास्मीन इमरजेंसी ऑफिसर मेडिकल विंग, आयशा फारूक स्टेशन इंचार्ज फायर एंड रेस्क्यू विंग और लारे फायर रेस्क्यू भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे आयशा फारूक बात करेंगे, आप किस तरह से इमरजेंसी डील करती हैं, किस तरह से आप क्या जो सिंध में इमरजेंसी की फ़ीमेल्स हैं वो क्या किरदार अंजाम देती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हेयर। अच्छा, जो अभी हमारी रिसेंटली पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज एकेडमी से जो है ट्रेनिंग हुई है और हम रिसेंटली अभी यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं और आते ही हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। जितनी भी फ़ीमेल रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की थी उसकी बदौलत बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रिस्पांस किया है। फायर केसेस पे भी जा रही हैं। इसके अलावा जो ड्रोनिंग केसेस हैं उन पे भी वो अभी कोई ड्रोनिंग केस आता है तो इंशाल्लाह वो रिस्पांस करेंगी। तो जितने कंपोनेंट्स हम वहाँ से सीख के आए तो लड़कियाँ उसके लिए तैयार हैं और क्योंकि एक प्रोफेशनल उनकी ट्रेन रेस्क्यूअर्स हैं सारी अब, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करके वो यहाँ पर आई हैं। जी अच्छा, ये एज अ फीमेल आपके लिए कितना मुश्किल फ़ैसला था इस 1122 को ज्वाइन करना? देखिए, एक चैलेंजिंग फील्ड तो है फॉर वुमेन, क्योंकि आग के केसेस में जाना या अर्बन सर्च और रेस्क्यू के केसेस में जाना आसान काम नहीं है और ख़वातीन के लिए समझा जाता है कि वो सिन्फ़ नाजुक है। लेकिन हम कहेंगे कि एक ट्रेनिंग के बाद और हमें जो हमारे डीजी साहब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब ने जो ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी दिलवाई है, इसके बाद ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कहेंगे कि अब हम सिन्फ़ नाजुक नहीं है बल्कि सिन्फ़ आहन बन के वापस आई हैं। तो इस पे ये है कि फायर के केसेस हों या ड्रोनिंग के या अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के, तो ख़वातीन का रिस्पांस भरपूर है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। बिल्कुल, इनका क्या अब ये सिन्फ़ नाजुक नहीं सिन्फ़ आहन है। अच्छा, तो आपसे बात करते चलें रेहाना यास्मीन, आप इमरजेंसी डील करती हैं, क्या क्या इसमें मुश्किलात आपने फेस किया और किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करती हैं? एमरजेंसीज़ के अंदर हम लोग हमारे जो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि वो वुमेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा सिंध एमरजेंसी के अंदर और या एमरजेंसी सर्विस के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि फ़ीमेल को स्पेस दी गई है, उनकी इंडक्शन हुई है। और इसमें यही जैसा कि मिस आयशा ने बताया कि हमारी जो 72 फीमेल्स का जो बैच है वो इस टाइम पास आउट होकर आया है। पहले जो थी वो सिर्फ चंद ख़वातीन थी। इसके बाद हमारे डीजी साहब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया तो पूरा एक बैच पास आउट होकर आया है। इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि मेडिकल की एमरजेंसी को डील करने के लिए पैरामेडिक स्टाफ, फायर की एमरजेंसी को डील करने के लिए फायर फाइटर्स, अर्बन और रेस्क्यू अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए डर्ट रेस्क्यू फीमेल्स
और अगर कोई वाटर रेस्क्यू की इमरजेंसी है उसके लिए जो है आपके पास डाइवर, और सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम के लिए जो है कॉल ऑपरेटर की जो है वो फीमेल की तैनात की गई है। इसके अंदर जो इमरजेंसी में जो डील कर रही हैं, अभी रिसेंटली जो है इन्होंने फीमेल्स ने 2 जो है इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड किया है जो कि फायर के इंसिडेंट थे। एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फायर इंसिडेंट हुआ है और एक मलीर के अंदर, जिन्होंने इन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर जो है ना इमरजेंसी को डील किया है। तो ये चीज़ है कि चाहूँगी कि इसके अंदर और फीमेल्स भी आएँ। बिल्कुल, फ्रंट लाइन पर जाकर इनको डील किया है और ये ख़वातीन हैं, इनका हौसला देखिए कितना बुलंद है। तो हमारे पास लारेब भी मौजूद हैं और लारेब पूरी अपनी किट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यार लारेब आपके तो शूज़ से लेके आपका पूरा यूनिफॉर्म, इसमें आपको गर्मी नहीं लगती? है तो अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को आग से बचाती हैं। तो और ख़ातून होकर आपने कैसे इतनी हिम्मत की माशाल्लाह, आपने पूरी ये किट पहनी हुई है, तो इसमें आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा 5 टर्न आउट गियर है तो ये हमें हीट से रिजिस्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं जो हमें हीट से रिजिस्ट करते हैं और पसीना वगैरह नहीं आता, इससे मॉइस्चराइज होता है ये। अच्छा, तो ये जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले ये किट पहनने में आपको कितना टाइम लगता है? पीछे आपके सिलेंडर भी लगा हुआ है। ये 5 से 7 मिनट हमें टाइम दिया गया है ये पहनने का, तो हम इतनी देर में ये पहन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा। अपना फायर का करने के लिए। बिल्कुल, जैसे इमरजेंसी आती है तो हमें फ़ौरन से रिस्पांस करना होता है। तो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो ऑलरेडी इतने ट्रेन है कि उन्हें पता है कि आपको इमरजेंसी पे जल्द से जल्द रिस्पांस करना है। कराची में जैसे ट्रैफिक है ये वैसी देर हो जाती है, तो ये बिल्कुल बर वक्त तैयार होते हैं। और फिर ये माशाल्लाह ख़वातीन, अभी जैसे मैडम ने आपको बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में आग लगी थी मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में, तो हमारी ख़वातीन रेस्क्यूअर्स ने, फीमेल फायर फाइटर्स ने सफ़े अव्वल में आके फायर फाइटिंग की और हिस्सा लिया। तो ये जो गर्मी है, ये सारी चीज़ें एक जान बचाने के जो जज्बे के पीछे छुप जाती हैं या ये जाहिर नहीं होती। उस वक्त आपको होता है कि जान बचा लें, लोगों की दुआएं लें, क्योंकि बीइंग अ रेस्क्यूअर हमने ये ओथ भी लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल, कितना जज्बा है इनका कि जान बचाने का जज्बा इन तमाम तकलीफ़ों पर गालिब आ जाता है कि किस तरह से गर्मी में ये यूनिफॉर्म कैरी करना और साथ ही आग में कूदना और लोगों को बचाना। क्योंकि अभी रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये आग लगने का वाक़या पेश आया, तो उसमें मुझे जानकर बहुत हैरत और ख़ुशी भी हुई कि ये फ़ीमेल रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया है और उन लोगों ने जाकर उनकी जान बचाई है और रेस्क्यू किया है वहाँ पर स्टूडेंट्स को। तो ये तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आयशा फारूकी भी बताइए कि आप जो है कैडेट ट्रेनिंग्स में आपके क्या हर्डल्स आपने देखी? अच्छा, ये क्योंकि पंजाब में ये कैडेट ट्रेनिंग होती है और सिंध के मुख्तलिफ अजला से फ़ीमेल रेस्क्यूअर्स ने अप्लाई किया। देखें, एक जगह एक तो अपने घर को छोड़ के जाना, आपको पता है कि ख़वातीन की और दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के पीछे मैं जो आपको बात बता रही हूँ कि वो जो जज्बा था कि हमने कुछ कर दिखाना है, बाहिम्मत बनना है और साथ में लोगों की मदद का, खिदमत इंसानी का जज्बा हो तो चीज़ें करने में आपको आसानी होती है। तो 6 माह की कैडेट ट्रेनिंग थी, उसके अंदर हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे काम करवाया गया, सिखाया गया। जैसे मैडम ने आपको बताया, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, हमारी स्विमिंग की ट्रेनिंग हुई, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग हुई, मेडिकल से मुतालिक चीज़ों की जिसमें CPR और जो है हमें हेमरेज कंट्रोल यानी ब्लीडिंग कंट्रोल और फ्रैक्चर मैनेजमेंट तक का सिखाया गया। तो ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग थी और इसको करने के बाद ख़वातीन वैसी महारत याफ्ता तो हो चुकी हैं, अब यहाँ आके जो प्रोफेशनल फील्ड में अपनी इस महारत को अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैडेट ट्रेनिंग में जो आपकी हर्डल्स आई उसको आपने किस तरह से ओवरकम हर्डल्स किया? देखें, ये कि एक तो मौसम का चेंज, लाहौर का आपको मौसम पता है कि सर्दी गर्मी वो हमने सब देखा और चीज़ें भी हुई, बीमारियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन बात यही थी कि वो जज्बा इतना हावी था कि हमने यहाँ आके कुछ कर दिखाना है। ख़वातीन है, आपको पता है कि ख़वातीन के लिए लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये ऐसे कोई काम नहीं कर सकती जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कंक्रीट को काटना है तो हमने ये प्रैक्टिस सीखी कि अगर कोई भी अर्बन एंड सर्च का रेस्क्यू का इवेंट होता है या ज़लज़ला वगैरह आता है तो इन तमाम मशीनरी को हैंडल करने की और तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट चलाने की हमें एक ट्रेनिंग है हमारे पास और उसको हम अप्लाई करते हैं। तो मौसम भी सख्त था
और भी चीज़ें थी, बीमारियां भी थी, घर वालों से दूरी भी थी, लेकिन बात वही है कि ये जो जज्बा था, जो हम एक सोच के आए थे, वो इन तमाम चीज़ों पे हावी था। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब हुकूमत में जो मरियम नवाज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और इस तरह के मैंने देखा है उनको कि जब भी कोई इस तरह से चाहे रेस्क्यू वर्कर, मतलब वो उसी यूनिफॉर्म में आती हैं और हौसला अफजाई करती हैं ख़वातीन की। तो आप लोगों का यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा है, मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहिबा को देखना चाहिए और आप लोगों का यूनिफॉर्म भी कैरी करना चाहिए, उसमें वो मज़ीद खूबसूरत भी लगेंगी और आप लोगों की हौसला अफजाई भी होगी। तो उन्होंने भी ये यूनिफॉर्म कैरी किया और वो बहुत प्यारी लग रही थी। और उन्होंने आप लोगों की किस तरह से हौसला अफजाई की? क्या आपको इसमें फायर फाइटिंग में उन्होंने मज़ीद कोई आगे अच्छे उन्होंने काम करने के लिए बताया? देखिए, मरियम नवाज़ की तरफ से ये था कि वो हमारी पासिंग आउट में भी आने वाली थी, लेकिन उस दिन शायद बजट पास होना था, वो आ नहीं सकी। लेकिन उनकी तरफ से ये कि एक फीडबैक थी, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करी। लेकिन मैं सिंध हुकूमत को क्रेडिट देना चाहूँगी, जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और फिर जो है रेस्क्यू 1112 रिहैब डिपार्टमेंट में, जिसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख हैं, उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर करने में जो किरदार निभाया है, वो किरदार निभाना और ख़वातीन को सफ़े अव्वल में लाना और उनको एक यूनिफॉर्म की जॉब देना, जो कि एक बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार का तरीका है, तो ये काबिल ज़िक्र बात है माशाल्लाह। अच्छा लारेब, आप ये बताइए कि अभी तक के आपने अपनी ड्यूटी में जो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, तो उसमें आपको सबसे मुश्किल कहाँ पेश आई? मुश्किल तो कहीं भी पेश नहीं आई, क्योंकि हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली हुई है, तो सारा हम बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं अपने काम को, तो ऐसा कभी मुश्किल पेश आई नहीं है। ठीक है। अच्छा, जज्बे से हम अपना काम आप करते लोगों का जज्बा ही इतना अच्छा है कि आप लोगों को ये जो जितनी भी मुश्किलात हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो रेहाना, आप भी बताइए कि आपने जिस तरह से जो इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करती हैं, जिस तरह से डील करती हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात पेश आई? मुझे तो सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 1.5 ईयर से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अंदर जो मैं अपना यहाँ कंपोनेंट देख रही हूँ, मेडिकल इमरजेंसी को देख रही होती हूँ और ट्रेनिंग देख रही होती हूँ, क्योंकि फ़ीमेल एक ऐसा फीमेल जो है वो प्रिपेयर्डनेस और उस पर प्रिवेंशन पे बहुत अच्छा भी काम कर सकती हैं, तो मैं प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही हूँ। और मैंने जो है अभी जो है 207 ट्रेनिंग करवाई है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने कम्युनिटी के कितने 13,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है। इसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस के लोग भी शामिल हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रेहाना, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने इतने लोगों को ट्रेन किया। और आयशा फ़ारूक, आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। और लारेब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे किट के साथ आई और लोगों को भी इससे आगाह किया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मैंग्रोव पर, शजरकारी पर और एनवायरनमेंट पर। तो अच्छी कौमें और अच्छे किरदार के हामी इंसान ज़मीन पर मौजूद कुदरती वसाइल की हमेशा हिफाजत करते हैं। आज जुलाई की 26 तारीख़ है और आज का दिन मैंग्रोव इको सिस्टम की हिफाजत का आलमी दिन बताया जाता है। समंदर किनारे मौजूद मैंग्रोव के जंगलात कुदरत का अजीम तोहफ़ा हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे यहाँ इनकी हिफाजत नहीं की जा रही और तेज़ी से मैंग्रोव के जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। और ये सिलसिला ना रोका गया तो मुस्तक़बिल में हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं मसूद लोहार, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि मैंग्रोव्स के मादूम होने की क्या वजूहात हैं और इसकी मज़ीद अफजाइश के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम मसूद लोहार साहब, आप माशाल्लाह बताया जा रहा है कि सीवीयू पर भी आपने जो है अर्बन फॉरेस्ट शुरू किया हुआ है, उस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे और मैंग्रोव्स के हवाले से भी। तो सबसे पहले आप बताइए कि मैंग्रोव्स जो हैं आज से 100 साल पहले इस खित्ते में काफ़ी इसके जंगलात थे, लेकिन अब मादूम हो गए, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, जो जैसे आपने इस रिपोर्ट में भी बताया कि जो डेल्टा होती है, जहाँ मड फ्लैट्स होते हैं, वहीं मैंग्रोव्स लगते हैं। जहाँ पे दरिया का पानी समुद्र के पानी से आके मिलता है, उसको डेल्टा कहते हैं। इंडस डेल्टा दुनिया का 5वां बड़ा डेल्टा था या है, लेकिन अब वो सिर्फ 10% रह गया है, क्योंकि जो मड फ्लैट्स से वो ख़त्म हो गए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज पानी का कम जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि समुद्र में पानी का जाना ज़िया है, ज़िया नहीं है। समुद्र में पानी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिल्ट लाता है और मैंग्रोव्स न होने की वजह से सी इंट्रूजन होगी, यानी समंदर अंदर की तरफ चला आएगा, जो आ गया है। तकरीबन
शायद कहते हैं कोई 8 किलोमीटर जो है सी इंट्रूजन हो चुकी है। अच्छा। तो मैनग्रूव्स की एक तो ख़त्म होने की वजह यह है, दूसरी वजह जो है वो ह्यूमन ग्रीड है। जैसे आप देखें कि कराची में मैनग्रूव्स का जितना भी एरिया है वो टोटली टेक ओवर कर चुके हैं। मतलब आप कोटरी से लेके कोरंगी से लेके केमाड़ी तक ये जितना ओपन सी है, आप देखें कि मैनग्रूव्स ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो प्लॉट्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गोल्फ क्लब्स के लिए उनको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, और ज़्यादातर साहिल समंदर पर जो मकान और हाउसिंग सोसाइटी कायम करने का एक नया रिवाज निकला है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर जंगलात की कटाई कर कर ही वहाँ पर मकानात तामीर किए जा सकते हैं। तो फिर मैंग्रोव्स को कहाँ पर उगाया जाए कि वो उनकी अफजाइश बेहतर तरीके से हो सके? जब मैंने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट 2021 में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे क्लिफ्टन के एरिया में, तो ये एक मिथ प्रोपगेट की गई थी कि क्लिफ्टन के एरिया में मैंग्रोव्स नहीं हो सकते और ओपन सी पे भी मैंग्रोव्स नहीं हो सकते। तो हमने 6 लाख मैंग्रोव्स लगा लिए हैं। अच्छा, और ग्लोबल एवरेज ग्रोथ का होता है 11 इंच पर ईयर। हमारे 2 सालों में हमारे मैंग्रोव्स जो 6 लाख हैं उनकी साइज़ इस वक्त 8 से 9 फुट है और वो फ्लावर्स पे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि 2 सालों के अंदर वो मैच्योर बन गए हैं। माशाल्लाह, 6 लाख आप लोगों ने मैंग्रोव्स लगाए हैं, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी। और पाकिस्तान जैसे ख़ुसूसन कराची में जो शजरकारी मुहिम इतनी तेज़ी से कुछ नहीं होती दिखाई दे रही, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तो ठीक है। तो अब आप ये भी बताएं, जो आपने अर्बन फॉरेस्ट सी व्यू की तरफ है आपका, तो उसके हवाले से हमें कुछ बताएं। देखिए, हमने तकरीबन 7 लाख दरख्त लगाए, जिसमें 1 लाख टेरेस्ट्रियल हैं, बाकी मैंग्रोव्स हैं 6 लाख, और 140 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। bird.com एक वेबसाइट है जो ये इसकी कैटलॉगिंग करती है, उन्होंने भी कैटलॉगिंग की है। तो फ्लेमिंगोज भी आ चुके हैं हमारे एरिया में। तो ये इसका मतलब है कराची में इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन जो है वो पॉसिबल है और बायोडाइवर्सिटी की रीजनरेशन भी पॉसिबल है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये DHA या जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं जो प्लाटों से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी उनके लिए ये है कि मैंग्रोव्स से आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स में मैंग्रोव्स की सबसे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है बनिस्बत रेन फॉरेस्ट के। तो अगर आप मैंग्रोव्स लगाएं तो आप पर ईयर आपको ओपन मार्केट में आप कार्बन क्रेडिट सेल कर सकते हैं। वो वक्त बहुत जल्दी आएगा जब ये जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं ये रियल एस्टेट का काम छोड़ के वापस मैंग्रोव्स लगाएंगे, ताकि वो रिकरिंग जो है। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बता दी कि जो रियल एस्टेट का तबका है, जितने भी वो लोग समझते हैं कि हम ये हाउसिंग स्कीम से पैसे कमा रहे हैं, तो अगर वो महंगाएं तो वो इससे डबल पैसे कमा सकते हैं। उसको ब्लू कार्बन कहते हैं, और वो ओपन मार्केट में बतदरीज इसकी कीमत जो है बढ़ती जाएगी। आप इससे अंदाजा करें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिपोर्टेडली $40 मिलियन मिले हैं इनके शाह बंदर और केटी बंदर में लगे हुए मैंग्रोव्स के ऊपर। तो आप अंदाजा करें। कराची, एक और भी बात बता दूं, कराची विंड कॉरिडोर है, यहाँ पे आप विंड मिल्स लगा के पूरे कराची की बिजली सस्ती कर सकते हैं। ये लोगों का जो मसला है ना, हर कोई बिल की बातें करता है, बिजली का मसला है। कराची विंड कॉरिडोर है और विंड कॉरिडोर के अंदर आप जो है पंचक्कियाँ लगा के, विंड टर्बाइंस लगा के आप पूरे कराची की बिजली फ्री कर सकते हो। और कराची के पूरे कोल्ड कोस्टल बेल्ट पे अगर आप मैंग्रोव्स लगा दें तो उसके ही रेवेन्यू से कराची खुद जो है सस्टेन कर लेगा, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर हम इसी कुदरती तरीक़ेकार की तरफ हम जाएं तो हमें ये सारा जो हमारा रोना धोना है बिजली का, इजाफी बिलों का, और ये जो कुदरती मसाइल हैं उन सब से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, ये मैंग्रोव से ज़लज़लों और समंदरी तूफ़ानों से भी ये बचाव का जरिया है, वो कैसे होता? ये है कि जो भी कोस्टल सिटीज़ होते हैं उसके मैरीन इकोसिस्टम में क्रीक्स होती हैं, सब क्रीक्स होती हैं और लेगून्स होती हैं, जिसको बैक वाटर भी कहते हैं, और फिर मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स का काम एक तो ये है कि वो बैरियर क्रिएट करते हैं बिटवीन द मेनलैंड एंड द सी, कि अगर सुनामी या साइक्लोन आए तो वो बैरियर क्रिएट होता है। दूसरा ये कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं फॉर द फिश एंड श्रिम्प, क्योंकि फ़िश और श्रिम्प जो है ओपन सी में ब्रीडिंग नहीं करते, उनको लेगून चाहिए, बैक वाटर चाहिए जहाँ पे वो करें। कराची में जो सबसे बड़ी लेगून थी उसका नाम ओभायो था। वो उस वक्त साउथ एशिया की सबसे बड़ी लेगून थी, जिसके ऊपर अभी ये 3 तलवार, 2 तलवार, हिजरत कॉलोनी, शीरीन जना कॉलोनी, ये माई कोलाची, ये सारा वही लेगून है। तो वो लेगून जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है डिज़ास्टर की, वो कराची की अब नहीं है। अच्छा।
दूसरी जो हमारी लेगून थी नैनार, वो सेंट स्पिट पे है, वो भी डिस्कनेक्ट कर दी गई, जिसकी वजह से जो हमारा हार्बर गंदा हुआ है वो उसी वजह से गंदा हुआ है, क्योंकि वो पानी लाती थी और हार्बर को क्लीन करती थी। ये दोनों लेगून्स अगर रिस्टोर नहीं हुई तो कराची जो है वो एक बहुत बड़ी कैलेमिटी का निशाना बन सकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि उनको रेस्टोरेशन का क्या तरीक़ेकार होगा, किससे आप रेस्टोरेशन तो तब होगा जब हमें रियल एस्टेट का जो ग्रीड है तो वो तो मैं नहीं समझता लोगों को ख़त्म होगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि प्लॉट ज़्यादा होंगे, फ्लैट्स ज़्यादा होंगे तो उससे ज़िंदगी बनती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस गर्मी में एयर कंडीशन के होते हुए भी लोग घरों में सांस नहीं सकते थे, इस वजह से कि 80% जो थी वो ह्यूमिडिटी थी। हवा में अगर 80% ह्यूमिडिटी है, सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, तो जिसके लंग्स कमज़ोर हैं बिल्कुल, या जिसको कोई टीबी है या कोई लंग्स की बीमारी है, तो सांस कैसे लेगा वो। बिल्कुल, हम इस मसले को ग्लोबल वार्मिंग से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर खुद ही ये अपने दरख्त काटेंगे, जंगलात ख़त्म करते जाएंगे, तो इस तरह से तो फिर आगे चल के मज़ीद गर्मी आ जाएगी। ये ग्लोबल है, मतलब क्लाइमेट का ये तो ग्लोबल मैनिफेस्टेशन तो है, लेकिन ये जो गर्मी थी और ये जो सिचुएशन है, ये इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट ये है कि आपकी कंक्रीट इतनी जो पूरा दिन हीट एब्जॉर्ब करती है और रात को कूल ऑफ नहीं होती, दूसरे दिन फिर हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है। अच्छा। और ये कमिंग 2 years में और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरे अंदाजे के मुजिब, अल्लाह रहम करे, कि 3 डिग्री ज़्यादा बढ़ेगा कराची में। फिर ऐसा वक्त आ सकता है कि लोग सवाए निकल के बाहर जाने के कोई और उनके पास चारा नहीं होगा। वो कहेंगे जाएंगे ठट्टा में किसी जगह जो है कि दरख्त के नीचे आके बैठेंगे, क्योंकि आप शहर में बैठ नहीं सकते। ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है। तो आप ये बताएं, आपने जैसे कि कहा कि मैंग्रोव्स लगाने से $40 बिलियन भी 40 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को केटी बंदर वाले फॉरेस्ट के ऊपर मिले। अच्छा, तो ये इसका क्या तरीकेकार होगा, किस तरह से लोग जो 6 लाख मैंग्रोव्स मैंने लगाए हैं, इस पे आज की डेट में आप ले सकते हैं $3,45,000 पर ईयर। अच्छा, तो मतलब आपको ये बाकायदा रकम मिली? ये तो नहीं, मैंने तो अभी उसको रजिस्टर नहीं किया है। हाँ। लेकिन ये कि ये मैं उसकी कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। अच्छा। एक मैंग्रोव्स जो है वो एक दरख्त वो करता है 12.3 किलोग्राम कार्बन को सिक्वेस्टर करता है। सही। तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं, आप जितने मैंग्रोव्स लगाते जाएंगे, मैं तो KMC को और ये सारे इदारों को ये कहूँगा, DHA को ये कहूँगा कि मैंग्रोव्स लगाते जाएं, क्योंकि ये तो रीजन है मैंग्रोव्स का। बिल्कुल। और उसमें पैसे कमाएं। अभी कल ही मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शजरकारी मुहिम के हवाले से। उन्होंने भी कहा कि एक इंसान तकरीबन 8 दरख्तों जितना ऑक्सीजन इनहेल करता है, तो कम से कम हर शख्स को 8 दरख्त लगाने चाहिए, और अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए मज़ीद 2 दरख्त और लगाएं, तो 10 दरख्त लगाने चाहिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जब आप शजरकारी मुहिम का आगाज़ करना ही जा रहे हो और आपके इतने अच्छे विजन हैं, तो आपको ये इसी मैंग्रोव के पौधे से शुरू करना चाहिए। और नहीं, सारे लग सकते हैं। कराची में हमने तो 101 स्पीशीज़ लगाई हैं। कराची में एक और भी बीमारी है, वो है, अब जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब में 4 सालों से 7 लाख दरख्त का इतना बड़ा जंगल लगाया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ नहीं लाए, 2-3 लोग मैसेज किया है। हाँ। आप आए ना, देखें, हमें इनकरेज करें, हमें मैं तनख्वाह तो नहीं ले रहा किसी से। अच्छा, दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि जी दरख्त लगा दें, क्या होगा जो असल वहाँ नहीं, यहाँ लोग कहते हैं कि जी दरख्त लगाएं। हाँ। बस दरख्त लगा के सेल्फी निकाल के आप चले जाएं। हाँ। दरख्त लगाने के बाद आप 5 साल तक उसकी टेक केयर करें। बिल्कुल, ये भी तो है कि आपने सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं, उसको उसकी अफजाइश भी यहाँ पे लोग दरख्त जो है वो अखबार में लगाते हैं, टीवी के प्रोग्राम में लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते हैं, बस फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि वो उनको दरख्त लगाने के लिए जो उन्होंने मुहिम का आगाज़ किया है, बल्कि उसकी अफजाइश का भी ख़ास ख्याल रखें, और आपके साथ ये मैंग्रोव्स के अफजाइश में आपकी हेल्प की जाए। तो अब ये 100 साल पहले इस खित्ते में मैंग्रोव्स के बहुत जंगलात थे, अब मादूम होते जा रहे हैं। तो आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से कराची में दोबारा से ये अफजाइश? देखें, इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई मिल्कियत नहीं है, सेहत से ज़्यादा कोई मिल्कियत नहीं है। मैं आपको ये अगर बताऊं कि यहाँ पे साइक्लोन्स आए हैं कराची में, लोग कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी साइक्लोन्स को रोक देते, वो रोकते होंगे, लेकिन 1902 में साइक्लोन आया, 1944 में आया, 44 में जो आया था उस वक्त कराची की पॉपुलेशन 4 लाख थी और 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, होमलेस हुए थे। बिल्कुल। आप उसको अब आज की डेट में अगर देखें तो क्या होगा 4 करोड़ की आबादी में। सही। फिर आया 1964 में सुनामी, यहाँ पे 1945 में आई है,
और उस वक्त 4000 लोग मरे थे मकरान कोस्ट में, जिसमें ज़ाहिर है रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी, आइलैंड्स पे लोगों का पता नहीं चला होगा। फिर ज़लज़ले जो हैं, अल्लाह रहम करे कि कराची जो है वो अल्लाह बंद साइज़मिक फॉल्ट के ऊपर है। कहाँ पर? अल्लाह बंद साइज़मिक फॉल्ट है, लाइन है, उसके ऊपर है कराची। अच्छा। मतलब ये मलीर, स्टील बिल और अपना गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, ये बिल्कुल फॉल्ट लाइन के ऊपर है। अच्छा अच्छा। और यही वो फॉल्ट लाइन है जिस पे ज़लज़ले आते रहे। 9वीं सदी में ज़लज़ला आया, जुंगशाही उसका वो था एपी सेंटर, और देबल पोर्ट पूरे का पूरा जो है पानी में चला गया। फिर आया 1668 में, तो औरंगा पोर्ट जो था वो पूरे का पूरा समुद्र में चला गया। मैं वो फिजिकली इस पानी में जाके देख के आया हूँ। 6 किलोमीटर का बहुत बड़ा शहर है जो पानी में चला गया। फिर आया 1819 में, सिंदड़ी पोर्ट जो है पूरे का पूरा पानी में अंदर चला गया, हालांकि उस पर एक बहुत बड़ा फोर्ट भी था। फिर 2001 में आया जहाँ हिंदुस्तान गुजरात में, जो कि वो भी अलाहाबाद फॉल्ट के ऊपर है, तो आपको याद होगा कि लाखों लोग मरे थे। तो कराची एक डेंजर अर्थक्वेक जोन है। इसमें आप ओपन सी पे ये इतने बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी तो बनाते जा रहे हो, लेकिन उसकी रेजिलियंस कहाँ है जी? एक झटका जो है, अल्लाह रहम करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह रहम करे। और जिस तरह से ये जंगलात मादूम होते जा रहे हैं, तो उससे तो बहुत ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, और ज़लज़ले के और दूसरे भी ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट मसूद लोहार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें इस हवाले से आगाही दी। आपका बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इकबाल मसीह के बारे में सुना होगा। ये एक 12 साला वो बच्चा था जिसने अपनी जदोजहद से तालीमी मैदान और चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी आवाज़ दुनिया भर में चाइल्ड लेबर बच्चों की आवाज़ बनी। इकबाल मसीह अ लिटिल वॉरियर के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और क्योंकि आतिफ साहब भी जो काम करते हैं, कमाल करते हैं, उनसे भी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मज़ीद हम जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया, और मैं अक्सर यहाँ मुझे बुलाते रहते हैं। मैं जो डॉक्यूमेंट्रीज में जो काम कर रहे हैं, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान के उन पहलुओं पे और उन वाक़यात पे बात कर रहा है जो कि लोग भूल चुके हैं या लोग सुनना नहीं चाहते, या वो सवाल खड़े कर रहा है रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, जो जिसके जवाबात हमें हासिल करना ज़रूरी है आइंदा के लिए। और जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो माजी में जो होता रहा है वो क्या होता रहा है, उसकी झलक जो है वो हम डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना के लोगों को दिखा रहे हैं। और ये रावा डॉक्यूमेंट्री वो इदारा है जो कि डॉक्यूमेंट्री लोग बोर समझते हैं कि बोर होती है, सिर्फ बातें होती है। हमने इसके अंदर ये किया है कि रिनेकमेंट करके जो आजकल जो जैसे नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उस पैटर्न को अपना के हमने इस पर वो काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट्री पे आपको कोई अवार्ड भी मिला है? नहीं, ये तो भी आज रिलीज़ होगी, आज इसका प्रीमियर भी है सिनेमा पे। और ये भी एक एजाज़ है रावा डॉक्यूमेंट्री को कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में सिनेमा प्रीमियर्स जो हैं डॉक्यूमेंट्री के वो शुरू हुए हमारे। इससे पहले हमारी फ़्लाइट 544 थी, उसका प्रीमियर हुआ, और उसके बाद अभी ये जो है इकबाल मसीह, इसका ये हो रहा है प्रीमियर। अच्छा ठीक है। तो बिलाल हुसैन साहब, आप रिसर्च राइटर हैं और आपने इस पर रिसर्च की है, आप क्या कहेंगे? इकबाल मसीह के बारे में यही कहूँगा कि जहाँ हमने अपने बहुत से गुमनाम हीरोज़ को भुला दिया, तो इकबाल मसीह भी एक वैसे तो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा बच्चा था जो जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ बुलंद की। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था जब मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे जैसे मेरी तहक़ीक़ आगे बढ़ रही थी तो मुझे बड़ा फ़ील हो रहा था कि दुनिया भर में इकबाल मसीह को एक इस्तारा समझा जाता है जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़, और उसके ख्वाब बहुत बड़े थे और नो डाउट उसने बहुत सी चीज़ें अचीव भी की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल मसीह को पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता। तो रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऐसे ही गुमनाम हीरोज़ के बारे में काम करती रही है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि इकबाल मसीह को लेकर, क्योंकि वो चाहता था कि हर बच्चा पढ़े, तालीम हासिल करे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि उसे कत्ल कर दिया गया, और उसका कत्ल का मुअम्मा जो है वो अभी तक एक चैलेंज ही है सबके इदारों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल कुछ और हैं
तो तालीम में तो आपको पता है कि हम शरअ ख़वानदगी ना होने के बराबर है। तो इकबाल मसीह यही चाहता था कि उसकी तरह सारे बच्चे जबरी मुशक्क़त से बाहर आएँ, तालीम हासिल करें, हर बच्चा, इवन के वो हर उसका, और उसने बहुत सारे बच्चों को जबरी मुशक्क़त से आज़ादी दिलवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नाम पर स्कूल्स भी बने हैं। उसको जब वो हयात थे इकबाल मसीह तो उनको काफ़ी एजाज़ात भी मिले, और जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनका कत्ल हो गया, तो उसके बाद भी दुनिया ने उनको बहुत सराहा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं सका, कोई भी नहीं जानता इकबाल मसीह कौन है। तो हमें इकबाल मसीह के नाम से दिन मंसूब करना चाहिए। तालीम के बारे में उसका मैसेज था और बड़ा अच्छा वो बोलना जानता था बच्चा, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें तालीम पे फोकस करना चाहिए। इकबाल मसीह का जो ख्वाब था वो हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए। तो इस वजह से इकबाल मसीह मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हमारा बहुत बड़ा हीरो है। और कोई तमगा शुजाअत भी मिला है? जी, इनको 2022 के अंदर इकबाल मसीह को तमगा शुजाअत दिया गया, तो जनाब आरिफ अलवी साहब ने दिया था, लेकिन बहुत देर कर दी थी, क्योंकि ये वाक़या जो है ये 1995 का है, जब ये बच्चा ये बच्चा दुनिया भर में मशहूर था अपने इस हवाले से, जबरी मुशक्क़त के हवाले से। और इसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट्री जब रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें दिखाई दी कि इस पर हमने कहा कि इन पे सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गलत, जब हमने रिसर्च की और जब इनके बहन भाइयों से बात की, लोगों से बात की, उनके इंटरव्यू की जाके, तो हमने कहा ये वो सवाल आते हैं जो आज तक रेज़ नहीं हुए। जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले, तो उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। तो हमने वो बात देखी और उन साहब से जो हैं एहसानुल्लाह साहब, जिनको BLLF के जो रूरा हुआ थे पाकिस्तान में, तो उनसे भी हमने कॉन्टेक्ट किया। वो स्वीडन में होते हैं, डेनमार्क में हमें ख्याल में। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा मौक़िफ़ दीजिए, क्योंकि एक जो हमें ये करना होता है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ बिल्कुल गैर जानिबदारी से और पूरी दयानतदारी और सच्चाई के साथ सामने रखते हैं लोगों के। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर का ये काम है। उसके बाद फ़ैसला आवाम को करना है, लोगों को देखने वालों को करना है कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ धुंध है और कहाँ सच्चाई है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का जो है उसमें वही सवाल उठाए हमने कि इस बच्चे को क्यों नाहक कत्ल किया, एक 12 साल के बच्चे से क्या ख़तरा हो सकता था। तो ये जो चीज़ है, यानी आप देखेंगे तो अफसोस होगा कि कितना बच्चा जो था यानी दुनिया में मशहूर था, जो पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दिखा रहा था, उसको मार दिया गया। और ऐसे मारा जो आज तक मालूम नहीं होगा कि किसने मारा, क्यों मारा। ये सारे सवाल आते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो उठाए हमने। अच्छा, आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसकी स्टोरी बताइए। डॉक्यूमेंट्रीज जो अच्छा, रावा के अंदर, रावा में पिछले 3 साल से 7 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं हम लोग। ये 7वीं है हमारी। 1971 के ऊपर जो वॉर थी पाकिस्तान की, उस पर बनाई थी, जो 4 एपिसोड्स हैं उसके। और उसके बाद हमने डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो का एक निकली थी, वो हमारे पास नहीं है, वो इंडिया के पास है, तो वो उस पर बनाई हम लोगों ने। उसके बाद हमने रोशन खान साहब पे बनाई, उनकी ज़िंदगी पे बनाई कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद करके वो इस मुकाम तक पहुँचे। जो उनकी जो मेहनत थी उसका सिला मिला जहांगीर खान की सूरत, जिन्होंने दुनिया में बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद फिर हमने जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़जाना है मशरूम्स का, मशरूम कल्टीवेशन, उस पर हमने बनाई कि उससे हम बहुत कुछ ज़रिए मुआवजा कमा सकते हैं। उसके बाद हमने बनाई डी कोड, वो जहनी अमराज की। फिर उसकी 4 या 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है वो, कि पाकिस्तान में जो जहनी अमराज जो बढ़ता हुआ, जो लोगों की जो इंटॉलरेंस, बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें सारे सवालों के जवाब दिए। तमाम जो बीमारियाँ, जो मेन बीमारियाँ पाकिस्तान की, उनके जो बड़े माइनस डॉक्टर्स हैं उनके ज़रिए हुआ। और उसके बाद फिर हमने जो बनाई फ़्लाइट 544, ये जो हाईजैक के ऊपर थी, हाईजैकिंग के ऊपर, और उसका भी पिछले 1.5 महीने पहले हमने उसका सिनेमा प्रीमियर किया था पहला। उसके बाद ये भी इकबाल मसीह है। और उसके बाद भी हम आने वाले बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौजूद हैं। पोलियो पे हम काम कर रहे हैं, और लैंसडाउन ब्रिज है जो सक्खर का जो एक ब्रिज बना हुआ है पुराना। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट्री का बिजनेस तो पाकिस्तान में नहीं है, तो आप लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, जो हमारे बॉस हैं, जो वो एक पाकिस्तान का कुछ हैं ऐसे, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं कि जुनूनी हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो,
एक पढ़ा लिखा काम हो, लोगों को मालूमात फराहम की जाएँ डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, तो वो वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कि नहीं है कि डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से दुनिया भर में है। नेटफ्लिक्स में पूरा सेगमेंट है जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज बहुत लोग देखते हैं। तो उसी कोशिश पे हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस जॉनरा की बात की जाए, इस जॉनरा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को अपने माजी से भी हासिल करें, सबक हासिल करें और देखें हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री काम ही होता है कि पूरे वाक़यात को ईमानदारी के साथ आप उसको आर्काइव कर दें, डॉक्यूमेंट कर दें। ये एक है इसका। तो अब तक इस जॉनरा को पसंद करवाने में आवाम में कितना कामयाब हुए हैं आप? ये हमें उम्मीद है बहुत अच्छी, हमें जो आते हैं कमेंट्स आ रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो क्या उर्दू नेटफ्लिक्स या पाकिस्तानी के कोई डॉक्यूमेंट्री की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, ये हमने बहुत सारे चैनल से बात की थी कि भाई हम ऑन की बनाते हैं, पहले आप चलाएं, साथ मिलकर कोलैबोरेशन करें हमारे, तो किसी का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। तो मैं तो आज इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर कहूँगा कि तमाम जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं कि वो आएँ, हमारा साथ दें, इसको साथ प्रमोट करें, ताकि जो डॉक्यूमेंट्रीज का जॉनर है पाकिस्तान में फले फूले। अच्छा, आपने इस पर जो रिसर्च की, आपको क्या उम्मीद है कि इसको कितनी प्रमोशन मिलेगी और इकबाल मसीह का जो ये नाम है वो कितना आगे जाएगा? मैं तो बहुत ही मतलब रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो हम तो बड़े ही मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं हर चीज़ को। और जो गुज़िश्ता हमारी फ़्लाइट 544 थी, जो उसका रिस्पांस हमें मिला है, जो अनसंग हीरोज़ थे, जो गुमनाम हीरोज़ थे, जिन्होंने इतनी बड़ी हाईजैकिंग को नाकाम बनाया, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीद और बढ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम बड़ी तगड़ी है, अगर इसको सही रास्ता मिल जाए और मंजिल का तयन हो जाए तो मैं समझता हूँ इकबाल मसीह को लोग जानेंगे भी और पजीराई मिलेगी। और जिस तरह आतिफ साहब ने फरमाया कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए चैनल पे, नेशनल टीवी पे, कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा की जो दाग बेल हमने डाली है रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो स्टोरी टेलिंग है, बहुत अच्छी है, लोगों ने बहुत पसंद की है। अब जिस तरह लोग समझते थे कि यार डॉक्यूमेंट्री बड़ी बोरिंग होती है या वो होती है, तो हमने इसको स्टोरी टेलिंग बनाया। तो इकबाल मसीह में भी आप देखेंगे उसमें इमोशंस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद से जो चाइल्ड लेबर है उसमें कोई कमी आ सकेगी? क्योंकि मेरे ख्याल में ये तो ऐसी रूट कॉज है कि हर घर में ही इसकी बुनियाद डली हुई है। जी जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, क्योंकि उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उनको भी आके इंटरनेशनल मीडिया को बताना पड़ा कि पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, तो यहाँ पे अगर बच्चे काम नहीं करेंगे क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लॉज ऐसे आ चुके हैं कि अब गवर्नमेंट ने और रियासत ने थोड़ी सी इसमें लीनियंसी दिखाई है कि इस तरह के आप अगर कानून बनाएंगे कि बच्चों को सहूलत फराहम करेंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे तो काम भी कर सकते हैं। लेकिन जबरी मुशक्क़त काफ़ी कम हो चुकी है जो इंडस्ट्री के उसमें आप अगर देखेंगे। जबरी मुशक्क़त, अभी तो हमने केस देखा था, एक बच्ची को बहुत बुरी तरह मारा था, जज की ही वाइफ थी वो, और अब क्या हुआ उस केस का? कुछ आगे नहीं बढ़ा, बच्ची का इलाज करा के दोबारा से उसको भेज दिया, वो दोबारा काम ही कर रही होगी और क्या करेगी, वो गरीब बच्चे हैं और क्या करेंगे। अब वो जो जिसका आपने जिक्र किया जो इंसिडेंट है, तो देखिए ये तो पाकिस्तान का माइंड सेट है, ठीक है ना, ये तो माइंड सेट है, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर भी चुके हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप इंडस्ट्री की बात करती हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ये गुड प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि हम बच्चों को जबरी मुशक्क़त की तरफ नहीं लाते। जबरी मुशक्क़त और मुशक्क़त में फ़र्क है, ठीक है ना। तो रियासत ने थोड़ी सी ये दी है कि भाई ख़तरे गुर्बत से लोग नीचे जा रहे हैं और लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और आए दिन हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और बहरहाल जो तशद्दुद हो रहा है वो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है, बिल्कुल। तो हमें माइंड सेट चेंज करना चाहिए, तालीम पे फोकस करना चाहिए, बल्कि तालीमी, मैं तो कह रहा हूँ ज़ाती तौर पे कि तालीमी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए कि हर बच्चे को तालीम, बुनियादी तालीम तो मिले। बिल्कुल, बुनियादी तालीम मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल हुसैन और आतिफ साहब, आपने इकबाल मसीह जैसे टॉपिक पर रिसर्च तैयार की और फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उम्मीद है कि इनकी इस डॉक्यूमेंट्री से, और आज प्रीमियर भी है इस डॉक्यूमेंट्री का, तो उम्मीद है कि इससे चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो उस बच्चे ने काम किया तो वो ज़रूर आप लोग सराहेंगे। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम
वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर IPPs के मुआहदों को मनसूख किया जाए और 60% कैपेसिटी पेमेंट बंद की जाए। जिस तरह से बिजली के बिलों में लूटमार की जा रही है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता दिनों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी हद तक ये महसूस हुआ है कि आप लोग हुकूमत से शदीद नाराज़ हैं। ये नाराज़गियाँ क्या हैं? कि सिर्फ IPPs का मसला है या फिर दीगर भी इशूज़ हैं? हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर आप खुलकर अपने मुतालबात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने मेन की है वो तो IPP के मसले पे की है कि जो खत्ते में हमारा जो टैरिफ है वो दुगने से तिगना है और इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सनअतें बंद हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जून टू जून जो हमारी कंजम्पशन है टोटल पाकिस्तान की वो 18% डाउन, तो विच इज़ अलार्मिंग। और चूंकि कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, हर क्वार्टर जो है वो 600 से 1200 कभी 1000 इस तरह करके ऐड हो जाता है, तो साल में 2-3 हज़ार ऐड हो रहा है और उनका 2-3 हज़ार कंजम्पशन गिर जाए, जिसकी वजह से आपने देखा है कि ये कैपेसिटी पेमेंट बहुत बढ़ गई। अब हमारा मसला ये है कि 22 से 25 हज़ार का हमारा सिस्टम है। 12 ये आप समझें कि 11-12 हज़ार जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर और हाइडेल और ये तमाम चीज़ें जो हमारे अपने मुल्क के वसाइल से बनी हुई हैं, तो इनकी कॉस्ट ना होने के बराबर है। तो अब जो 10,000 IPP या 12,000 रह जाता है, उसके बदले हमने तकरीबन वो 32,000 के IPP लगाए। तो अब 32,000 में से जब 10,000 का माल उठाते हैं तो बाकी सबके एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट है और वो भी फुल रेट, फुल प्रॉफिट, फुल 100% कैपेसिटी पे उनको दी जाती है, जो अनबेरेबल है, जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट अनबेरेबल जी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जी ये सब लगे क्यों? तो अब यही इसके लिए हम तमाम चीज़ों के लिए लगे क्यों और ये क्या सही लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह रिवाइज हो सकते हैं। हमने फेडरेशन की तरफ से मुतालबा किया है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और इन सब का फोरेंसिक ऑडिट में जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये सब इसमें क्या है। और जैसे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लीडर जनाब गौहर एजाज साहब ने कहा है, ये सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, मे भी 1-2 ना हो। तो उसके अलावा जब ये टेंटेड है तो ये एक दफ़ा जब इस्टेब्लिश हो जाएगा फोरेंसिक से ये टेंटेड है, तो फिर ये किसी इंटरनेशनल, लोकल और यूनिवर्सल किसी भी अदालत में इंशाल्लाह प्रिवेल नहीं कर सकेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने में। अच्छा सर, एप्टमा का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर IPPs के मुआहदों को मनसूख करे या कम अज़ कम नजरसानी करे। ऐसा नहीं होता कि क्या अदालत जाने का फैसला उसूली है या दरमियान का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, हमने जो एक मुतालबा किया वो एज अ पाकिस्तानी एसोसिएशन है और ये आज नहीं, हम तकरीबन 10 साल से जो है वो इस चीज़ पे लगे हुए थे कि इसको जो है वो ये लगे चले जा रहे हैं। और हमने ये जो है 200-400 जब बिलियन डॉलर इसकी कैपेसिटी पेमेंट थी जब से की हुई थी और आज ये 2.8 ट्रिलियन हो गई है। तो 2.8 ट्रिलियन किसको कहते हैं? तो इस वजह से जो है वो हमने तो सबसे पहले कहा है कि फोरेंसिक करके बात एस्टेब्लिश कर लें। हम ये नहीं चाहते कि जी गवर्नमेंट सुबह बुलाए और सुबह उनसे कहे जी मंसूख हो गया और वो चले जाएं। हम तो कहते हैं पहले एस्टेब्लिश करें ये टेंटेड है और उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है लॉ का, उनकी कैंसिलेशन का, उसकी तरफ जाएं, तो उसमें रीनेगोशिएट करें कि कैपेसिटी पेमेंट्स हटाएं और वाइबल मार्केट बनाएं जिसमें वो माल बेचें जैसे सब बेचते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करके देता है। क्या क्या मसाइल का सामना है इसको? और मालिकान तो शायद संभल सकें, लेकिन मुलाजमीन के बारे में कुछ बताएं कि क्या मुलाजमीन की बेरोजगारी को रोकने के लिए आप लोगों ने कोई हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, पहले तो एक ये कि जो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बंद होती है ना, वो मालिक के भी सारे पैसे खत्म करके ही बंद हो रही होती है। तो लोग आखिरी जिद्दोजहद करते हैं अपने असासे को बचाने के लिए एंड वेरी रेयरली लोग पैसे रखते हुए इंडस्ट्री बंद करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग बंद हो रहे हैं तो उनके कैपिटल और हर चीज़ खत्म होती है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री के आप देखें कि आज से 2-2.5 साल पहले जो है वो वर्कर मिलना वाज अ प्रॉब्लम कि जी वर्कर नहीं मिल रहे। आज आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही। सही है। आप लोगों की तरफ से एक मुतालबा था कि अगर हुकूमत सनत को 9 सेंट की बिजली दे तो 1 साल में टेक्सटाइल की बरामदात में काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? तो हुकूमत बात क्यों नहीं कर रही? आप लोगों ने हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की? देखिए, अब पहले यह है कि पहले टैरिफ हमारा 11-12 के करीब बनता था ना, तो हुकूमत मैनेज कर सकती थी 9 सेंट में।
अब हालांकि क्रॉस सब्सिडीज खत्म की है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट, उसके बाद भी 16-17 सेंट बन रहा है। तो अब 17 सेंट को वो 7 सेंट कर नहीं सकते, हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे बढ़ गए। तो अब वो जो किकिंग कैन डाउन द रोड, छोटी मोटी चेंजेस करके आप दे दें। अब आप बताएं ना, पहले अगर आपकी कैपेसिटी थी 24,000 और सरप्लस था 32,000, तो आप मैनेज कुछ ना कुछ करके कर सक रहे थे। अब तो इतना बड़ा फर्क पड़ गया और अभी तो मजीद 10-15 हज़ार और आना बाकी है, तो वो तमाम आएंगे। तो इसके बाद ये तो सिर्फ अप है। और दूसरे कंजम्पशन कम होना, ये भी बहुत अलार्मिंग बात है, इससे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत है। कंजम्पशन कम होना, जबकि हम ट्रेडिशनली हमेशा हमारी 8-9% कंजम्पशन बढ़ी है। और तकरीबन ये 9 सेंट का तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आजमाए जब हमने वो जो है वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एटमा हमारे साथ मौजूद थे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ी सनत है, तो इन सनतों को इस तरह से बैठना नहीं चाहिए, ये कारोबार चलते रहना चाहिए, मुल्क को तरक्की करते रहना चाहिए। तो इसी इसके साथ ही हम कहेंगे यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम का ख़त्म, और आपसे कल मुलाकात होगी, बल्कि अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। फिर आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।